हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे जिस विषय पर चर्चा करूंगी वह है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति के विषय में। अब यहाँ पे यदि बाजार नियंत्रण नीति के विषय में बात किया जाए तो यहाँ यह कहा जा सकता है कि यह बाजार नियंत्रण नीति जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ करवाया गया था, यह दिल्ली के सुल्तानों में विशेष स्थान रखता है या उनके द्वारा करवाए हुए कार्यों में बाजार नियंत्रण महत्वपूर्ण और विशेष स्थान प्रशासनिक प्रणाली में रखता है। अब यदि यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के विषय में बात किया जाए तो इसकी शुरुआत यहाँ पे हम देखते हैं कि 1296 में हुई थी और 1316 ईस्वी तक रहा था। ये भतीजे थे जलालुद्दीन खिलजी के, जो खिलजी वंश के संस्थापक थे और इन्हीं के दामाद भी रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी यामीन उल खिलाफत आमिर उल मोमिन नाम से अपने आप को पद पे आसीन किया था, जो कि हम कह सकते हैं यहाँ पे बलबन के बाद दिल्ली सुल्तानों में राजत्व सिद्धांत भी देने का कार्य किया था। अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है उसके बाजार नियंत्रण नीति के लिए, और दूसरा हम कह सकते हैं कि जो केंद्रीय प्रशासन इसने स्थापित किया था या उसे सुदृढ़ बनाने का काम किया था, उसके लिए भी अलाउद्दीन खिलजी को याद किया जाता है। अब यदि यहाँ पे यह कहा जाए कि जो बाजार नियंत्रण नीति था या जो प्रशासनिक प्रणाली था, क्या वह अलाउद्दीन खिलजी ने पूर्णतः नए तरीके से स्थापित किया था, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि विशेषतः जो केंद्रीय प्रशासन मामलुक सुल्तानों के अधीन या गुलाम वंश के शासकों के अधीन रहा था, उसको इन टोटो पूरा उतारने का या अपनाने का कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सिर्फ यहाँ पे जो महत्वपूर्ण रहा था अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल, यदि हम प्रशासनिक क्षेत्र में बात करते हैं तो वह रहा था बाजार नियंत्रण नीति और उसके आर्थिक सुधार। अब जब हम बात करते हैं कि आखिर हमें कहाँ से किन स्रोतों के आधार पे अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति के विषय में जानकारी मिलती है, तो वह है नसीरुद्दीन चिराग की खैरुत मजालिस, बरनी की तारीकी फिरोज शाही, अमीर खुसरो की कैरानुस सदाइन और आशिका जो उसके द्वारा लिखी हुई कविता है, इसामी की फुतुहत सलातिन और लेनपुल ने इन्हीं आधारों पे, या हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति और उसके आर्थिक सुधारों के कारण उसे अ ग्रेट पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट का नाम भी दिया है। अब हम आते हैं कि आखिर में क्यों अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति को अपनाने का कार्य किया था, तो वह यहाँ पे कहा जा सकता है कि ये निम्न बिंदु जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इसी के कारण माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति को लाया था। पहला हम देखते हैं कि साम्राज्य विस्तार। जैसा कि हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण की ओर बहुत अधिक दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य विस्तार हुआ था, जिस कारण उसे आवश्यकता थी एक बहुत बड़े सेना के रख रखाव की। माना जाता है कि जो उसका स्टैंडिंग आर्मी था वो 4,75,000 का रहा था और इसी के लिए उसने बाजार नियंत्रण नीति को लाया था। दूसरा हम देखते हैं मंगोल आक्रमण जो हुआ था, स्पेशली जो 1303 में तरगी का जो आक्रमण हुआ था, उस कारण से चित्तौड़ और मंगोल दोनों के साथ उसका लगातार युद्ध हो रहा था, जिसके लिए उसे बहुत बड़ी एक सेना की आवश्यकता थी। खाद्यान्नों की कमी न हो, इसकी आपूर्ति कैसे की जाए इसके लिए, और बाद में हम यह भी कह सकते हैं कि व्यापार में जो हानि हो रहा था लगातार युद्ध में होने के कारण या युद्ध होने के ही वजह से, तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि इसमें तरक्की लाने के लिए भी बाजार नियंत्रण नीति को अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था। अब यहाँ पे दो ही रास्ते या दो तरीके ही बचे थे अलाउद्दीन खिलजी के पास में कि किस प्रकार से आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सके और राजकोष पे भी बहुत अधिक बोझ नहीं पड़े। तो जो दो रास्ते थे उसके पास, पहला तो यह कि अधिक वेतन दे करके सैनिकों को रखे सेना में, दूसरा कि वेतन को कम कर दे और या जो जितने जरूरी सामग्री जो इनकी आवश्यकता सैनिकों को होती है उसके दामों को नियंत्रित करे। ये दो रास्तों में से जो दूसरा रास्ता था कि जो जितने जरूरी सामग्री थे उसके दामों को नियंत्रित करना, इसको अधिक बेहतर समझा अलाउद्दीन खिलजी ने। अब उसके द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए थे बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने के लिए,
वह यह रहा था कि जितने भी जरूरी सामग्री थे उनके दामों को फिक्स्ड किया गया था। दूसरा कि किस प्रकार से वितरण सुचारू रूप से हो, एक कोने से साम्राज्य का दूसरे कोने तक किस प्रकार से जितनी सामग्री है उसको इकट्ठा किया जाए, इसका इंतजाम करना। तीसरा, व्यापारियों को एक निर्धारित मूल्य दिया गया था कि इसी मूल्य पर ही आपको जितने भी सामान है उसको बेचना है। चौथा, कि जितना वेतन दिया जाता था सैनिकों को उसको फिक्स्ड किया गया। गोदामों का निर्माण किया गया जहां पे जितने जरूरी सामग्री थे, स्पेशली जो अनाज है, उसको वहां पे इकट्ठा करके रखने के लिए। जितने भी सामग्री थे उसके निर्माण की ओर भी, या जितने जरूरी सामान थे उसके निर्माण की ओर ध्यान दिया गया था। बढ़ोतरी की गई थी इसमें। जितने सामान की आवश्यकता थी, जिसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, उसे आयातित किया गया था। कठोर दंड व्यवस्था लागू किया गया था कि यदि किसी भी प्रकार से कोई भी, जैसे कि माप तौल में यदि किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा होता है घटना, तो उसको नियंत्रित करने के लिए कठोर दंड व्यवस्था लागू किया गया था। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था उसको अलग से वो सेटअप किया, सिर्फ बाजार नियंत्रण नीति के लिए, कि उसको किस प्रकार से बाजार को नियंत्रित किया जा सके। तो पूरे एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का सेटअप अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। यातायात के जितने भी साधन थे, कहां से किस प्रकार सामान आएगा, किन किन यातायात माध्यमों से सामग्री आएगी, ये सभी को निश्चित करने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के विषय में, या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो उसने सेटअप किया था बाजार नियंत्रण नीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, उसमें बहुत सारे हम देखते हैं कि ऐसे अधिकारियों की हमें जानकारी मिलती है जो बाजार को नियंत्रित करने का काम करते थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि दीवानी रियासत नाम के विभाग का ही उसने निर्माण किया था, जिसके अध्यक्ष को मालिक याकूब को इसका दीवानी रियासत का अध्यक्ष बनाया गया था। बाजारों में अलग अलग बाजार हर एक सामग्री के लिए बनाया गया था। जैसे मैं उदाहरण के स्वरूप यहाँ पे कहूंगी, अनाजों के लिए, कपड़े के लिए, घोड़ों के लिए, मवेशियों के लिए, गुलाम, यहाँ तक की जो सुई है उसके लिए भी अलग अलग से दामों को फिक्स किया गया था और अलग अलग से बाजार भी बनाए गए थे। हर एक बाजार में एक शहना हुआ करता था जिसे शहनाई मंडी के नाम से जाना जाता है। बरीदी मंडी जो होते थे उनका कार्य होता था कि किसी भी प्रकार से बाजार में माप तौल में कमी नहीं हो, इसको नियंत्रित करने के लिए और उसकी देखरेख करने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती थी। गुप्तचरों का बहुत उल्लेखनीय योगदान रहता था बाजारों में, क्योंकि जो बरीद थे, बरीद और मुनियान, ये दोनों ही बाजार से जितनी भी खबर होते थे या गुप्त सूचनाएं वो डायरेक्ट जाके सुल्तान को बताया करते थे और सूचित किया करते थे। शाहनामा जो नाम के एक अधिकारी थे जो बाजार के अधीक्षक के तौर पे कार्य करते थे। सराय ई अदल नामक हमें जानकारी मिलती है जो कि न्यायिक मामलों की देखरेख किया करते थे। एक यहाँ पे बहुत अधिक इस विषय में विवाद भी है कि ऐसा कोई था भी कि नहीं, कोई पद जिसको कि तजरबेगी कहा जाता था, जिसका उल्लेख तबाकती अकबरी में मिलता है, जिसका अर्थ होता है कि वो वैदेशिक जितने भी व्यापार होते थे उसकी देखरेख किया करता था। इसके अलावा जो हमें जानकारी मिलती है, नाजीर नाम के व्यक्ति होते थे अधिकारी जो कि माप तौल की देखरेख किया करते थे, और मुत्तसिब होते थे जो नैतिकता कि किस प्रकार नैतिक मूल्यों को बनाए रखा जा सके, इसकी देखरेख मुत्तसिब के द्वारा किया जाता था। परवाना नवेश जो होते थे वो परमिट या लाइसेंस देने का काम करते थे जो भी व्यापार किया करते थे। अब जब हम व्यापार के विषय में बात कर रहे हैं तो हमें देखने को मिलता है कि दो प्रकार के व्यापारी हुआ करते थे। एक तटस्थ जिनकी दुकानें एक ही जगह पे स्टैब्लिश्ड होती थी और वहीं से वो सामान की बिक्री खरीद किया करते थे, और दूसरा कारवा या जिसे बंजारा कहा जाता है जो एक जगह से दूसरे जगह सामान को बेचने के लिए जाया करते थे, एक जगह स्थिर होकर के नहीं रहते थे। और यहाँ पे कारवा को ही नियंत्रित करने में अधिक अलाउद्दीन खिलजी को हम कह सकते हैं कि कार्य करना पड़ा था। अब यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे अलग अलग बाजारों का जो स्थापना किया गया था उसमें जो फर्स्ट रेगुलेशन था, फर्स्ट रेगुलेशन में ही हमें मिलता है कि वो अनाज के लिए किया गया था, और पहला जो दाम फिक्स किया गया था वो गेहूं का प्रति मन
7.5 जित्तल किया गया था। अब ये कहां तक इसको कंट्रोल्ड एरिया बनाया गया था या कहां तक अनाज के जो एरिया जहां पे बिकते थे उसको नियंत्रित करने का कार्य किया गया था, तो माना जाता है कि दोआब और दिल्ली जो 100 कोस की दूरी तक जो अनाज के बाजार थे उसको नियंत्रित करने का काम किया गया था। हमें एक और जानकारी मिलती है यक वजूद करके, जिसके बारे में कहा जाता है कि सिंगल कॉर्पोरेशन के जैसा कार्य करता था और शहना ई मंडी के अधीन कार्य करता था अनाज के बाजारों में। जितने भी जो बंजारा, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा, जो कारवां में होते थे व्यापारी या जो बंजारा होते थे, उनको एक दिया गया था सहमति कि यमुना के तट पर जो व्यापारी के परिवार वो वहां पे रह सकते थे और इनको नियंत्रित करने का काम परंतु किया जाता था अधिकारियों के द्वारा। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि कपड़ा का भी बाजार हुआ करता था, जिसमें राइस परवाना जो होता है वो परमिट दिया करता था व्यापारियों को कपड़े के व्यापार करने के लिए। जितने भी व्यापारी थे या वो हिंदू हो या मुसलमान, उनके लिए 20 लाख टका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इशू किया गया था या दिया गया था, ताकि उन्हें व्यापार करने में परेशानी नहीं हो। अब जब हम बात करते हैं कपड़े के बाजार के विषय में, तो यहाँ पे हमें ये उल्लेख मिलता है कि यह सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित था और बाकी जितने भी राज्य थे वहां पे बाजार का जो एक फिक्स्ड रेट था या नियंत्रित बाजार, वैसा हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलता है। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि घोड़ों के भी उनके नस्ल के आधार पे 3 ग्रेड्स में बांटा गया था और उनके मूल्यों को निर्धारित किया गया था। इसी प्रकार गुलामों के भी बाजार होते थे, जहां जहां से जो गुलाम जिस प्रकार से जितना कार्य कर सकते थे उनके आवश्यकता अनुसार वहां पे उनको खरीदा जाता था और बेचा जाता था। तो यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि जितने भी बाजार थे उन्हें नियंत्रित करने का काम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, बखूबी किया गया था। और ये सिर्फ एक प्रकार से यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि इतने बड़े सेना के रख रखाव, साम्राज्य विस्तार, कम वेतन दे करके सेना का रख रखाव, इन उद्देश्यों के साथ में बाजार नियंत्रण नीति की नींव रखी गई थी। अब यहाँ पे विवाद है इतिहासकारों के बीच में कि जो बाजार नियंत्रण नीति था अलाउद्दीन खिलजी का, वह सीमित था सिर्फ दिल्ली तक या पूरे साम्राज्य में इसका फैलाव हुआ था, या सभी जगह जितने भी साम्राज्य में स्थान थे वहां पे बाजारों को नियंत्रित किया गया था। 2 हमारे सामने उल्लेख मिलता है, एक है बर्नी का और KS लाल। इनका मानना है कि बाजार नियंत्रण नीति को दिल्ली के पास, दिल्ली में ही बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया गया था, और दूसरा कि संपूर्ण साम्राज्य में बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया गया था। और ये फरिश्ता के अनुसार या फरिश्ता का ऐसा मानना है कि ये संपूर्ण साम्राज्य में बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया गया था। विवाद जो भी रहा हो इसके विषय में कि यह दिल्ली तक सीमित था या संपूर्ण साम्राज्य में था, परंतु ये कहा जा सकता है कि ये समय से आगे की सोच की एक प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये नीति थी, जिससे कि निर्धारित मूल्यों पर, फिक्स्ड रेट्स पे भ्रष्टाचार को हटाते हुए जरूरी सामग्री की आपूर्ति जनता के बीच में और सैनिकों के बीच में करवाने का कार्य किया गया था। यहाँ पर भी दूसरा एक जो विवाद आता है कि क्या जो सामान का रेगुलेशन हुआ था या फिक्स्ड प्राइसेस हुआ था वो सिर्फ सैनिकों के लिए किया गया था या पूरे जनता के विषय में, या उनको नजर में रखते हुए बाजार नियंत्रण नीति को लाया गया था। इस विषय में भी हमें विवाद देखने को मिलता है। विवाद जो भी रहे हो, परंतु बाजार नियंत्रण नीति सफल रही थी, या तो जरूर निश्चित तौर पे कहा जा सकता है। और एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की रही थी। अलाउद्दीन खिलजी को सिर्फ बाजार नियंत्रण नीति के लिए ही नहीं, उसके अभियानों के लिए भी याद किया जाता है, और जो प्रशासनिक तंत्र उसके द्वारा स्थापित किया गया था उसके लिए भी उसे याद किया जाता है। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहाँ पे विराम देती हूँ। इसके विषय में यदि आप और पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग पे @topperstouch वहां पे जाके इसके विषय में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।